कुछ लोगों को जमीन मिल गई और वहीं मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहीं आज 107 लोगों को भूमि के पट्टे भी प्रदान किए गए यहाँ पर। उनमें से कुछ को किए, कुछ को जो है डिप्टी कमिश्नर और हमारे नेता लोग यहाँ पर बाद में उनको उपलब्ध करा देंगे, उनको दे देंगे। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 60 जो है वो व्यक्तिगत मामले वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है और 47 मामले नौतोड़ से संबंधित है। और निकट भविष्य में ऐसे अन्य सभी मामले जिन्होंने सभी प्रकार की जो है औपचारिकताएं पूरी कर ली है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे विपक्ष के लोग इस बात को लेकर के हर विधानसभा में शोर डालते हैं, सिर्फ शोर डालते हैं। सत्ता में आप लोग भी रहे, आज से 4.5 वर्ष पहले आप ही सत्ता में हुआ करते थे, उस वक्त क्यों नहीं हुए? और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहा जा रहा है कि हमको पट्टे मिलने चाहिए। हमने उस बात का जिक्र कम किया, लेकिन हमने काम करके जो है उसमें अमली जामा पहनाया। हमने वो पट्टे उनके हाथ में यहां पर पकड़ा दिए। ये अंतर है जिसे हम हमारे उन मित्रों को भी समझाने की आवश्यकता है। और जिले में जितने भी 2006 से पूर्व ऐसी जमीन जहां जिले के लोग उस भूमि पर आश्रित हैं, उन्हें नियम के तहत भूमि प्रदान करने के लिए हम प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। उस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ उनका हक मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित कर सके। यहाँ सूरज जी कह रहे थे हमारा जनजातीय उप योजना के तहत 2018-19 से लेकर के 2022-23 के लिए जो बजट का प्रावधान है उसको आपने कई गुना ज्यादा किया है। और 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक 3,619 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जिसमें सिर्फ किन्नौर जिले के लिए 475 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। सिर्फ किन्नौर जिले के लिए 475 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। चाहे सड़कों की बात है, जहां सड़क बननी चाहिए वहां सड़क बन रही है, जहां पुल बनना चाहिए वहां पुल बन रहा है, जहां हॉस्पिटल का भवन बनना चाहिए वहां हॉस्पिटल का भवन बनना शुरू हुआ है। और कुछ जगह जहां भवन स्कूल का बनना चाहिए वहां पर स्कूल का भवन। और आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि जहां पर 4 उद्घाटन और 15 शिलान्यास के कार्यक्रम किए हमने। आपके इस कार्यक्रम में आज कुल मिलाकर के 19 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए और कुल राशि उद्घाटन और शिलान्यास की 54 करोड़ रुपए, 54 करोड़ रुपए जो है, जहां आज के उद्घाटन और शिलान्यास की जो राशि आपके सामने जो दीवार पर लगी हुई टंगी हुई तस्वीर है, उसके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की जा रही है। क्योंकि ट्राइबल का इलाका है, काम ज्यादा करने की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेक एक स्कीम का अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा उसमें, उन सारी चीजों को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कभी वक्त लगे तो उनको साथ ले चलो, अपने साथ जो हुआ है उनको दिखाइए और जो हो रहा है वो भी दिखाइए। और आने वाले समय में जो होगा वो हम दिखाएंगे। बाद में थोड़ा काम आप करो, थोड़ा फिर उसके बाद हम करेंगे।
4.5 वर्ष के कार्यकाल में इस एक विधानसभा किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हमने जो है लगभग 350 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की है। 350 करोड़ रुपए की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है। पिछड़ा क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, और कठिन क्षेत्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से यहां पर ज्यादा बजट का प्रावधान करने की भी जरूरत रहेगी और ज्यादा काम करने की भी जरूरत रहेगी, ऐसा महसूस करते हैं। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं और पहाड़ की समस्याओं को बहुत करीबी से समझता हूं, जानता हूं। बाकी जो नेता हिमाचल प्रदेश में जो हमारे विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, जो आप लोगों को कहते हैं कि हम आपके हैं, आपके साथ हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में भावनाओं में आप लोगों को बहका करके जो है आप सबसे सहयोग तो मांगते हैं, लेकिन आपके सहयोग करने की बारी आती है तो सहयोग होता नहीं है, काम होता नहीं है। और इसलिए मैं कई बार यहां किन्नौर आता हूं, जब कार्यक्रम में आता हूं तो कार्यक्रम में तो अच्छा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सहयोग की बात आती है, जब उसको हम देखते हैं तो कमी रह जाती है। भाई अब की बार हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, आप भी बदलिए रिवाज को। आप अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। मैं पहाड़ी हूं, ठेठ पहाड़ी हूं। मैं उन लोगों की तरह पहाड़ी या उस तरह से दिखाने की कोशिश नहीं करता। उन लोगों ने तो ये पहाड़ देखे हैं, पहाड़ों की तारीफ करने में बहुत आनंद आता है। कितना सुंदर लग रहा है सामने का पहाड़, ऊपर पर बर्फ, चोटी पर बर्फ गिरी हुई, देखने में तो सुंदर लगता है। लेकिन क्या कभी जिंदगी में उन पहाड़ों को चढ़ा है? अगर चढ़ा होता तो मालूम होता कि पहाड़ की जिंदगी कैसी है। और मुझसे वो पूछें, मैंने ये पहाड़, इस तरह के पहाड़ एक नहीं अनेक चढ़े हैं, उतरे हैं। जिंदगी इन पहाड़ों को चढ़ने उतरने में ही गुजरी है। इसलिए मैंने वो पहाड़ के लोगों को, जो हमारे खासतौर से जो ट्राइबल, जो पहाड़ में रहने वाले लोगों की समस्याओं को, उनके दिल की बात को समझता हूं, दिल की पीड़ा को समझता हूं। इसलिए कहां क्या होना चाहिए उसके लिए मुझे समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद उस दौर में से गुजरा व्यक्ति हूं। और वो लोग तो ना इन पहाड़ों में चढ़े हैं, ना इन पहाड़ों से उतरे हैं, और ना आने वाले समय में इन पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं, ना उतरने वाले हैं। तो इसलिए आपकी पीड़ा को करीब से समझने की परिस्थिति जिंदगी में बनेगी। कई बार विचित्र लगता है, हम आप लोग खबरें देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में अपने आप जैसे वो घोड़े पर जाते थे। आज मैं एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दायित्व पर हूं। अगर मैं प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कहीं जाता हूं, उसमें सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जाता हूं। हमारा एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसको लगता कि उसके टब्बर का, उसके परिवार का हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा हूं मैं। रोज हमला बोलता रहता है। और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि कई बार आदमी को सत्ता की भूख दिमाग को बर्बाद कर देती है। वो मंजर आप देख सकते हैं उन लोगों का। 4.5 वर्ष से मैं हिमाचल प्रदेश में
आप लोगों की सेवा, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की बातें कहने की कोशिश करते हैं जिनका जवाब वक्त पर दिया जाएगा। और ये हमारे पहाड़ के लोगों की एक खासियत है। हम उछल कूद नहीं करते, हम उनकी तरह भंगड़ा नहीं करते। हमारी नाटी फेटी नाटी होती है, धीरे से होती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें संस्कार होता है, उसमें संस्कृति होती है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की उछल कूद कुछ लोग करके राजनीति को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए हिमाचल उस संस्कृति का नहीं है, उस संस्कार का नहीं है। ये हिमाचल की संस्कृति अलग तरह की है। कह रहे हैं कि जयराम की सारी योजना को बदल देंगे। हमारी योजना को बदल दिया। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और अब के बजट में तो हमने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और जो पार्टी 40 साल तक सत्ता में रही, वो 4 लाख लोगों को पेंशन देती, तो मैं 7 लाख लोगों को आज पेंशन दे रहा हूं। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, मैं 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं। और कह रहे हम सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल देंगे। मैंने कहा पेंशन भी बंद कर देना। इसलिए आप सोच लीजिए ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना, क्या करना है, जो आज कह रहे हैं, जो सत्ता से बाहर हैं। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए प्रावधान किया हिम केयर के माध्यम से। आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर घर में उसके पैसे नहीं है, तो अपने जेब में वो हिम केयर का कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के जो है जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इलाज कराता है, स्वस्थ होकर के घर आता है। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जयराम की इस स्कीम को भी बंद कर देंगे। 40 साल सत्ता में रहे, गरीब आदमी अपनी पीड़ा में कहराता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे और चीख पुकार के बीच में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता था, क्योंकि वो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकता था। हमने कहा ये खर्चा हम वहन करेंगे। हमने हिम केयर की शुरुआत की और वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद करेंगे। या माता बहनें बैठी हैं, हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन होता है। सर्दी के मौसम में तो समझ आता है कि किन्नौर में लकड़ी की जरूरत रहेगी सर्दी से बचने के लिए, लेकिन खाना भी लकड़ी पर बने, उस धुएं में हमारी मां बहन लगातार उसमें रहे, परेशानी में रहे। हमने कहा इससे निजात दिलानी चाहिए, इसमें मदद करनी चाहिए। और हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरू की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश भर के लिए की। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,37,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में मिले। जो बाकी के कनेक्शन बचे थे, 3,31,000 गैस के कनेक्शन जयराम ठाकुर ने यहां पर हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस के दिए। और वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो रद्द करेंगे गैस का सिलेंडर, गैस का वो जो चूल्हा दिया हुआ है, उसको भी रसोई से लेकर के चले जाएंगे। आप कल्पना करिए, सोच देखिए, सोच देखिए। हमने एक हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक काम करने की कोशिश की है। हमने एक भी काम इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बदले की भावना से नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में प्रतिशोध की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मानना है और हमने किया भी। और वो अभी सत्ता में आए नहीं,
पहले ही धमकी दे रहे हैं कि रद्द करेंगे। हमने उस गरीब आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, काम नहीं कर सकता है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, उसको सारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए हम उसके खाते में डाल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोग रजिस्टर हो गए उसके अंतर्गत, जिनको हम 3-3 हजार रुपए उनके खाते में मदद करके डाल रहे हैं। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे। वाह, धन्य हो। हमने उस बेटी के लिए मदद करने का रास्ता निकाला जो बीपीएल परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है। जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, हमने कहा हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में शगुन योजना के अंतर्गत हमने शुरुआत की काम की। 31,000 रुपए शगुन हम सरकार की ओर से देंगे। और वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो शगुन भी बंद कर देंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य सोच का हो नहीं सकता है। हर काम को बंद करेंगे बोलते हैं। जयराम की सारी स्कीमों को हम बंद करेंगे। तुम जयराम के खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, वो करिए, मैं उस पर प्रभाव भी नहीं मारता हूं। लेकिन हमारी एक एक योजना गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीबी हमने करीबी से देखी है। जो भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनने गरीबी को ना देखा है ना समझा, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कितनी पेंशन से इस गरीब आदमी की, उस बुजुर्ग की कितनी मदद होती है। उसे मालूम नहीं सहारा योजना के अंतर्गत जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उस आदमी को कितनी मदद उससे होती है। उन्हें मालूम नहीं गरीब परिवार की बेटी जब उसकी शादी होती, जब शगुन का 31,000 रुपए उसको उसके खाते में आता है, उसको कितना सुकून मिलता है, उसको कितनी खुशी होती है। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे, वक्त लगेगा उस सारी बात में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि भाई अब की बार सरकार बनी, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन किन्नौर की कमी हमको महसूस हुई। किन्नौर का साथी चाहिए, विधानसभा के अंदर चाहिए, लेकिन आप उसमें चूक कर जाते हैं। जब सभा में आता हूं, मुझे लगता है मैंने पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी कहा नहीं किन्नौर में हम ठीक है, लेकिन जब वोट की गिनती होती है तो ठीक नहीं है, तो मालूम पड़ता है। भाई इस सारी चीज को बदलने की जरूरत है। मतदान करने का अधिकार आपका है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। देश की जरूरत है आज नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करने की। देश की जरूरत है और प्रदेश की जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार चले। दिल्ली में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होना जरूरी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि हिमाचल के साथ कितना भावुक रिश्ता उनका है। ये प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी बार हिमाचल प्रदेश में आए। जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण था, हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री छोटे से प्रदेश जहां 68 विधानसभा क्षेत्र है, वहां उस विधानसभा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। 1 साल पूरा हुआ तो धर्मशाला आए। 2 साल का कार्यकाल हुआ तो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, उसमें पहुंचे। उसके बाद कोविड के दौर में भी अटल टनल का रोहतांग के लिए तीसरी बार आपके लाहौल भी पहुंचे, कुल्लू भी पहुंचे। और उसके पश्चात 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी मंडी पहुंचे। और उसके पश्चात शिमला के रिज के मैदान पर 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के नाते पूरा होने पर पूरे विश्व को, पूरे देश को संबोधित किया, तो रिज के मैदान से संबोधित किया।
दिल्ली से कर सकते थे, उत्तर प्रदेश कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हिमाचल आएंगे। और जब शिमला पहुंचे, जो शिमला के माल रोड पे पहुंचे, तो प्रधानमंत्री जी को अपनी पुरानी यादें ताजा हुई और उन्हें प्रधानमंत्री जी ने अपनी गाड़ी छोड़ करके माल रोड पर एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पैदल चल करके जो है लोगों का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। और कुछ दिनों के बाद धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के लिए आए। कांग्रेस के लोग पफला गए, पागल हो गए, हालात ऐसे बन गए। शिमला आए प्रधानमंत्री जी, तो पूछने लगे वो शिमला आ रही? मैंने कहा हाँ रही। कि जनसभा भी रखी? मैंने कहा हाँ जनसभा भी रखी है। मैंने कहा जनसभा नहीं रखी है, जनसभा के साथ साथ में पूरे देश के मुख्यमंत्री सारे के सारे वर्चुअल माध्यम से लाइन पे ऑनलाइन जुड़े हुए थे और 700 देश के जिले भी जुड़े हुए थे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने सीधे रिज के मैदान से संबोधित किया। 17 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ संबोधित किया। फिर अखबार में खबर लगी कि धर्मशाला में 16-17 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो कांग्रेस से पूछने लगे फिर आ रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ जी फिर आ रहे हैं। वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं। तो रात को रुकेंगे भी यही? मैंने कहा हाँ रुकेंगे भी। मैं परेशानी है कोई? क्या परेशान हो गए? ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। फिर इनके नेता बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आए, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मांगा। मांगने की जरूरत तब होती जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिया नहीं होता। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल के विकास के लिए प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिए। जो अटल टनल रोहतांग जो है 2024 में बनकर के तैयार होनी थी, 2020 में उसका 3 अक्टूबर 2020 को उसको बना करके उद्घाटन कर दिया। हिमाचल के लिए स्पेशल स्टेट का प्रावधान किया। आज जितनी भी हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके अंतर्गत हिमाचल 10 रुपए देता है और 90 रुपए जो है यानी कि 90% जो है केंद्र देता है। कांग्रेस को पूछो जरा, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी सरकार में क्या होता था? स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया था हिमाचल का। 50-50, आधा केंद्र करेगा, आधा स्टेट करेगा। कुछ जगह 60-40 तक कि 60% केंद्र करेगा, 40% स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इन छोटे राज्यों की समस्याएं ज्यादा हैं, कठिन है, यहां मदद करने की ज्यादा जरूरत है। 90% हम केंद्र से देंगे और 10% हिमाचल प्रदेश देगा। इस तरह से स्पेशल स्टेटस दिया गया। उसके बावजूद बोलते कि कुछ नहीं दिया। और ऐसे में जहां पूरे देश भर में आप देखिए क्या परिस्थिति बनी है। अभी ज्यादा शोर डाल रहे थे, 3-5 राज्यों में चुनाव था, हमारी सरकार आ रही है, हम आ रहे हैं बोलते। मैंने कहा कैसे आ रहे तुम, कहां आ रहे तुम? बोलते पंजाब में चन्नी साहब आ रहे हैं, उत्तराखंड में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी बन रही है, मणिपुर में हमारी बन रही है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही है? बोलते उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा कठिन है बोलते, वहां तो बुलडोजर चला हुआ है। लेकिन जब परिणाम निकला, रिजल्ट निकला, तो देखा कि चन्नी साहब तो चले गए, एक जगह से नहीं 2 जगह से ही चले गए। जो एक प्रदेश था उनके पास वो भी चला गया, और दूसरी तरफ जहां 4 प्रदेश हमारे पार्टी के थे, भाजपा के थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आ गए, उत्तराखंड में फिर धामी जी आ गए, और गोवा में सावंत जी आ गए, और उसके साथ वीरेंद्र जी मणिपुर में फिर आ गए। जहां 4 सरकारें भाजपा की थी वहां फिर सत्ता में आ गए। और इसलिए बार बार कहते थे ना, वो शोर डाल रहे थे हम आ रहे हैं,
एक आदमी इनका जो आजकल एक नेता जो इनका जिनको दौरा पड़ा हुआ है, मुझे कहता कि 4 साल से बोलते हैं ओकबर में। मैंने कहा जैसे कि मैं तेरे तुम्हारे खानदान का ओकबर है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, जहां मुख्यमंत्री का आवास होगा वहां मुख्यमंत्री रहेगा। वीरभद्र सिंह जी भी वहां रहे नहीं रहे, लेकिन ओकओवर तो कार्यालय था उनका। धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, डॉक्टर वाईएस परमार जी रहे। वो तो ऐसा बोलता है जैसे कि ऐसा लगता है कि वो उनका पुश्तैनी मकान है, जैसे कि मैं उसमें रह रहा हूं। 4 साल हो गए, मैंने कहा 4 साल के मैं 5 साल भी पूरे करूंगा और फिर 5 साल के फिर आऊंगा। ये गलतफहमी निकाल दो, मैंने कहा। और मैं वही कह रहा हूं, सत्ता की भूख जब दिमाग पर चले जाए तो दिमाग बर्बाद होकर रह जाता है। वो परिस्थिति उनकी हो गई। और हिमाचल प्रदेश में कहा, अब थोड़ा कर रहे थे कोशिश कि भाई कि अब हमारी बारी आ गई। बोलते बारी, मैं कहा बारी नहीं आएगी इस बार, रिवाज ही खत्म है। मैंने कहा उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना तब से सरकार बदलती थी 5 वर्ष के बाद, लेकिन अब की बार नहीं बदली, तो रिवाज बदल गया। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से सरकार हर 5 वर्ष में बदलती थी, लेकिन अब की बार फिर योगी जी आ गए, रिवाज बदल गया। और इसलिए हमने अब की बार कहा है, ना राज बदलेगा ना ताज बदलेगा, इस बार बस रिवाज बदलेगा। ये हमने बात कही है और ये करके छोड़ेंगे। तो देश की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी है। हमें मोदी जी को साथ चल करके जो है प्रदेश को भी मजबूत करना है और देश को भी मजबूत करना है। भाई और बहनों, उसके लिए हम सबको, आप सबका सहयोग भी चाहिए। हम बहुत लंबा बोल गए और किन्नौर के लोग अच्छे हैं, सुनते सब है, पूरा सुनते हैं, तसल्ली से सुनते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन आप और भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, इससे और अच्छे हो सकते हैं। सुनने के बाद फिर अमल भी करना हमारी बात पर थोड़ा सा, तब और भी अच्छे हो जाएंगे आप। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार का एक प्रयास हो रहा है कि जन भागीदारी से सुशासन और हिमाचल महाक्विज जो है जिसकी शुरुआत की है, और उसमें बहुत सफलतापूर्वक जो है बहुत सारे लोग जो है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में उसमें भाग ले रहे हैं। और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन हमने एक प्रयास किया है, जिसके लिए अभी जो हमारा जो चौथा राउंड जिसकी आज शुरुआत की गई, जिसमें हमने टूरिज्म का थीम लिया है, वो आज शुरू हुआ है। पहला राउंड जो था महिला सशक्तिकरण का था, दूसरा राउंड हमारा कृषि व बागवानी का था, तीसरा राउंड हमारा उद्योग व निवेश का था, और चौथा राउंड जो है पर्यटन पर आधारित है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करके इसको भी इसमें ये करेंगे। 40,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया अभी तक, और हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत लोग इसको जो है बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को समझ रहे हैं और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से जानकारियां हमारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच रही है। हमने भाई और बहनों 2-3 चीजों का जिक्र जरूर किया है, बाकी चीजें तो हमने आपके बीच में पहली बार भी बोली, आज भी बोल रहे। अभी जब हिमाचल दिवस था उस दिन हमने एक बात कही। एक तो हमने ये कहा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासतौर से लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए जो पानी का हमने कनेक्शन दिया है, नल दिया है। मैंने अधिकारियों के साथ जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कितना पैसा आता है पानी के बिल का, तो बोलते 30 करोड़ आता है कुल।
72 लाख की आबादी और 30-31 करोड़ रुपए आता है। तो मैंने कहा ये क्यों कम, इतना कम क्यों आता है? बोलते बहुत सारे लोग देते नहीं बोलते। तो मैंने कहा सबसे लेने का प्रावधान करो। बोलते जी अब करेंगे तो बोलते बहुत नाराज हो जाएंगे लोग, बोलते हैं। तो मैंने कहा एक चीज करो, या तो सबसे लो या तो फिर किसी से ना लो। और हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले जो जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, ये पानी हमारे पहाड़ों में बसता है। हम जहां से पानी हरियाणा को देते हैं, पंजाब को देते हैं, राजस्थान को देते हैं, दिल्ली को देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारी कोशिश है, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन लगे हैं, घर के अंदर नल लगे हैं, हम उसका कोई किराया नहीं लेंगे। जुलाई के महीने के बाद कोई किराया नहीं लेंगे। कांग्रेसियों को भी पानी पिलाएंगे, मुफ्त पिलाएंगे। कहने लगे कांग्रेस के नेता मुफ्त खोर बना दिया लोगों को, बोलते आपने। अब आपके पास आएंगे जिनके पानी का बिल नहीं आएगा, वह जुलाई महीने के बाद अगर कांग्रेस के लोग आएंगे तो उनको बोलो कि हम तो मुफ्त खोर हैं, तुमने हमको मुफ्त खोर कहा। हमारी अस्मिता को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया। हमने कहा आबादी का 50% हिस्सा जो है, प्रतिशत हिस्सा जो है हमारा महिलाओं का है। किन्नौर में पता नहीं ज्यादा है महिलाएं की कम है, कितने परसेंट? 50% हो। और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने अनेक योजनाएं शुरू की। हमने ये भी तय किया कि अब माताएं बहनें घर के काम तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे काम से बाजार जाती हैं, दफ्तर जाती हैं, अपना कारोबार करती हैं। ऐसे में अगर महिलाओं की संख्या का कुल आबादी का 50% है तो हमने तय किया तो उनसे बसों का किराया भी आधा लेंगे, 50% लेंगे। रिकांगपिओ से शिमला का किराया कितना लगता है? कितना लगता है बस का किराया? 600 रुपए। 600 रुपए। अब सूरत जाएगा तो 600 रुपए, लाड़ी जाएगी तो 300 रुपए। लाड़ी समझते ना, पत्नी जाएगी तो, घरवाली जाएगी तो 300 रुपए। तो सब तारीफ जाओ जरा। पुरुषों को भी बजानी चाहिए। मैं हर जगह हर सभा में कहता हूं, कई बार हमसे पुरुष बड़े नाराज हुआ, बोलता है आपने इनको दे दिया, हमने क्या बिगाड़ा था, बोलते। मैंने कहा बिगाड़ा तो कुछ नहीं भाई साहब। मैं कहा आप बारीकी से सोचिए, आपको भी इसमें लाभ, हमको क्या लाभ है? बोलते किराया तो उनको आता किया, हमको तो कुछ किया नहीं, बोलते। मैंने कहा बटुआ तो तुम्हारा ही खुलेगा, जब बटुआ तुम्हारा खुलेगा तो तुमको लाभ हुआ कि नहीं? बोलता हाँ वो तो हुआ। तो आपको भी लाभ हुआ, इसलिए आप भी तालीम जाओ भाई। पुरुष लोग तालीम नहीं बजा रहे। और कांग्रेस कह रहे हैं कि महिलाओं को मुफ्त की आदत डाल दी। और आएंगे वोट मांगने के लिए आपके पास। जब आएंगे तो पूछना बोलना तो हमको तो मुफ्त खोर कहा था। अब हम देखेंगे जरा। और बिजली की बात कही हमने, आगे बढ़कर के हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके किन्नौर का है, चंबा का जो ट्राइबल का इलाका, सबसे ज्यादा योगदान है आपका। लेकिन उसके बदले में हमको प्राप्त क्या हुआ? बिजली के प्रोजेक्ट लगे, बिजली चले गई। पंजाब को, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को नेशनल ग्रिड में चले गई। हमने कहा प्रदेश के लोगों को भी अगर ऊर्जा राज्य है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये तय किया कि अगर ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है तो हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक कोई किराया नहीं लेंगे। और अगले महीने जुलाई महीने से शुरू हो जाएगा आपका 125 यूनिट का। और उसमें आपको कितना बिल आएगा? 0 बिल आएगा।
अभी 60 यूनिट पर कितना आ रहा है? 60 यूनिट वाला जीरो आया? आया किसी को बिल? जीरो बिल कितने लोगों को आया बताओ बोला मेरे को। कितने लोग? और अगली बार जुलाई महीने के बाद अगर मैं यहां से पूछूंगा कि किसको कितना बिल आया तो आपके सबके हाथ खड़े होंगे, सब बोलेंगे जीरो बिल आया। क्योंकि 125 यूनिट से कम ही खर्च करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फिर ऑन कर दो। 60 आपके सब मतलब पूरे अगर 10 बल्ब लगे हैं घर में तो 10 के 10 लट्टू जला के रखे, रात दिन जला के, बिल तो आएगा नहीं। वो गलत होगा। पानी का नल अगर हमने फ्री कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नल का बंद ही नहीं करना, बिल तो आएगा नहीं कि तो जाने दो उसको बोलते हैं। तो वो तो पाप होगा अगर ऐसा करेंगे तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है। और हमने जब कहा बिजली हम 125 यूनिट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जीरो बिल के साथ देंगे, तो कांग्रेस वाले परेशान होंगे। 12 लाख से ज्यादा परिवार उसमें शामिल होंगे, 12 लाख से ज्यादा आप सबके सब उसमें शामिल हो जाएंगे और आपको जुलाई महीने के बाद बिल जो है जीरो आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, किसी ने कोई फैक्ट्री लगा के रखी है घर में, कोई ये रखा वो करके कोई यूनिट लगा रखा है, कोई आटे पीसने की चक्की लगा दी है, उसका बिल ज्यादा आ सकता है। जिसने घर में कोई ऊन पिंजाई की मशीन लगा के रखी है उसका बिल आ सकता है, मशीन का बिल आ सकता है। लेकिन घर में बाकी चीजों का बिल 125 यूनिट से कम आएगा तो जीरो बिल आएगा। अब ये सारी चीजें हम कह रहे हैं, आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं। एक काम आपके जिम्मे रखा कि आपको राहत, गरीब को राहत, और पीछे जो लोग रह गए हैं, पिछड़े क्षेत्र में रह गए हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक काम आप लोगों ने करना है, वो ये करना है कि किन्नौर से भाजपा का विधायक आप लोगों ने देना। इतना ही मेरा निवेदन आप सबसे। यहां सूरज जी कुछ मांगे कह रहे थे, तेजवंत जी बैठे बैठे समर्थन कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के वकील बनकर के कर रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए। कुछ बातों को उसमें मैं सोचता हूं कि बहुत सारी चीजें कर दी, लेकिन 2-3 चीजों का जिक्र यहां पर किया, उसमें हम करेंगे, कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। एक तो पांगी में ये कहा गया कि वहां पर जनसंख्या लगभग 3000, हालांकि पीएससी खोलने का हमारा क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है पॉपुलेशन का, 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन मिनिमम चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि दूरी 8 किलोमीटर के करीब है, वहां पर पीएससी खोलने की बात कही गई है। तो मैं पांगी में एक पीएससी खोलने की वहां पर घोषणा करता हूं, और ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरी बात, एक बात कही गई कि हाँ, जिसमें सभी लोगों का समर्थन है कि रिकांगपिओ में हमारे पास जो है वो रेस्ट हाउस तो है, लेकिन सर्किट हाउस बनाना है, उसको बड़ा बनाना है। तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा, और मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी बात की है, ट्राइबल सब प्लान का भी पैसा इसमें हम लगा सकते हैं और पैसे की भी प्रावधान करेंगे। लेकिन खासतौर से यहाँ पर लोगों का आना जाना भी होता है, लोगों का आना जाना होने के साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी संभावना है। टूरिस्ट आए तो रुकने की जगह चाहिए, ठहरने की अच्छी सुविधा चाहिए। उस दृष्टि से रिकांगपिओ में एक बढ़िया सर्किट हाउस भी हम बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, उसको भी हम पूरा करेंगे। कुछ बातें यहाँ कही गई, जो कानन मंदिर है वहां पर जो टूरिज्म के अंतर्गत जो है कुछ पैसा चाहिए, हम इस सारी चीज को लेकर के इसका एस्टिमेशन और सारा इसका प्राकलन आप बना करके तैयार करें, आप दें। और उसके बाद हम जो किया जा सकता है, अगर जमीन वहां पर देवता के नाम पर होगी तो उस बात को लेकर के विचार करने की दृष्टि से हमारे पास एक गुंजाइश होगी, उस पर भी विचार करेंगे। ये भी मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन इसके औपचारिकताओं का दौर पूरा करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी करनी पड़ेगी, उनको पूरा करिए।
और एक और बात यहां पर कही, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा भावानगर और वो जो है प्रोजेक्ट के पास है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है। अब इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस स्कूल का संचालन करे, ये उचित बात नहीं है, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। तो आपका ये सुझाव अच्छा सुझाव है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इसका संचालन करने का इंतजाम उस तरह से बेहतर करने में कठिनाई है। तो इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदल देंगे ताकि वहां लोगों को, बच्चों को पढ़ने की सुविधा के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से हम उपलब्ध कराने की स्थिति में हो पाए, स्टाफिंग भी उस तरह से कर पाए, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़कर के कंपनी कार्यालय खोलने की बात कही है, ये प्रपोजल आपने दी है, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे होमगार्ड के लिए। और यहाँ पर जिला अधिकारी का पद खाली पड़ा हुआ, शायद सैंक्शन नहीं, पद सैंक्शन नहीं है टूरिज्म की दृष्टि से, इसे भी हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अब सड़क की हमारी जो है व्यवस्था बेहतर हो रही है और बेहतर होने के साथ साथ में बहुत जल्दी आने वाले समय में हमने इस बात के लिए भी कहा है किन्नौर को हम जो हमारी हेली टैक्सी चलती है, जो उड़ान की चलती है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला, शिमला से मंडी चलती है अभी, उसमें हमने अभी प्रस्ताव जो है दूसरे इसके लिए जो भेजा है, थर्ड फेज के लिए जो भेजा है, उसमें आपके रिकॉम को भी उसमें हमने शामिल किया है। और उस यहाँ पर्यटक आए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, ताकि यहाँ लोग जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी काम कर सके। उसके लिए जो कहा आपने कि जो डिस्ट्रिक्ट जो टूरिज्म ऑफिसर की एक पोस्ट क्रिएट करने की बात है, उसको भी हम करेंगे, जिसके लिए भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि उसको पूरा करेंगे। आगे बढ़कर के एक बात जो है इनने कही, एमए सोशियोलॉजी और एमए इंग्लिश की बात यहाँ पर कॉलेज में खोलने के लिए बोला है, और इससे पहले भी हमने कुछ जो बताए थे वो शुरू हो गई है, शायद मेरे ख्याल एमए हिस्ट्री और एमए पॉलिटिकल साइंस जो हमने बात कही थी। और आने वाले समय में ये दो सब्जेक्ट का इंक्लूजन भी हम साथ में करेंगे, ताकि बच्चों को पढ़ने की सोशियोलॉजी और इंग्लिश के लिए यहाँ और बेहतर सुविधा मिल सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और जो बात उन्होंने कही, एक पीएससी हमारी स्पीलो है और वहां पर अभी तक शायद एक डॉक्टर है, और ऐसे में इनका कहना यह है कि हालांकि वहां नॉर्म्स के मुताबिक तो उसमें कठिनाई है, डिस्टेंस के हिसाब से तो बनता है थोड़ा, लेकिन पॉपुलेशन की कम है, पॉपुलेशन कम है वहां पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां उस इलाके में कठिन परिस्थितियों के लिए ये इसकी जरूरत है, ये मैं महसूस करता हूं। और इसमें इस पीएससी स्पीलो को सीएचसी करने की भी मैं घोषणा करता हूं, ताकि यहां पर और डॉक्टर की पोस्टिंग हो सके। आप सबको भी जय श्री राम भाई। अब एक और मांग इन्होंने कही है कि जो हमारी भाभा वैली के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसमें 5 पटवार सर्कल हैं और शायद पंचायतें भी उसमें 5 ही है, कटगांव, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो दूर है, कठिन है। पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्म्स हमारे उसको पूरा नहीं करते हैं हालांकि, लेकिन 5 पटवार सर्कल के लिए जो ट्राइबल इलाके की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर इन्होंने कहा कि सब तहसील वहां पर खुलनी चाहिए, ताकि लोगों को रेवेन्यू से संबंधित अपने कामकाज को करने की सुविधा वहीं पर हो सके। तो मैं आप सबकी इस मांग को भी ध्यान में रखते हुए कटगांव का जो हमारा एरिया है उसके लिए एक सब तहसील खोलने की भी घोषणा करता हूं। और मुझे लगता है जो आप लोगों ने बोला था हमने वो 100% किया है, और आप भी अब जो है जब हम जो बोलेंगे, जो निवेदन करेंगे 100% करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे? तो हाथ खड़े होकर तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2-3 दिवसीय शिल्प मेला के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और शिल्प मेले के माध्यम से हमारे ट्राइबल इलाके का जो हमारा
प्रोडक्ट जो है वो दूर दराज इलाकों में दूर हमारे दूसरे इलाके में भी पहुंचे, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल